नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्याज किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिलाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने प्याज पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40% से कम करके 20% किया और साथ ही सरकार ने प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्याज पर से $550 प्रति टन के न्यूनतम मूल्य को भी हटा लिया है। केंद्रीय भंडारण निगम की 62वीं साधारण सभा की बैठक। केंद्रीय भंडारण निगम को मिला नवरत्न का दर्जा। प्रबंध निदेशक संतोष सिन्हा ने कहा कि ये सभी की मेहनत का है परिणाम। लॉजिस्टिक लागत कम करने पर है निगम का ध्यान और किसानों के उत्पादों को सस्ती दर पर मिल रही है भंडारण सुविधा। किसानों और कृषि के लिए मौसम विभाग की बड़ी खबर। इस साल 2020 के बाद सबसे अच्छा रहा मानसून। सामान्य से 8% ज्यादा हुई बारिश। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार जलाशयों में जल भंडारण समेत कई दृष्टिकोणों से मानसून देश के लिए रहा है वरदान और ला नीना के प्रभाव से बेहतर रहा मानसून। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुआ 10,000 करोड़ का कारोबार। 5 दिन चले मेले में रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। मेले में 70 देशों के 350 बायर्स हुए शामिल। वहीं मेले के जरिए यूपी के उद्यमियों को अमेरिका, यूरोप के देशों के अलावा भूटान, श्रीलंका और दुबई से मिली हैं बड़े बड़े ऑर्डर। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने प्याज पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40% से कम करके 20% कर दिया है और साथ ही सरकार ने प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्याज पर से $550 प्रति टन के न्यूनतम मूल्य को भी हटा लिया है। सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्यरत लाभकारी नवरत्न उपक्रम केंद्रीय भंडारण निगम की 62वीं वार्षिक आम सभा की बैठक का नई दिल्ली में आयोजन किया गया। बैठक में भाग लेने के लिए देश भर से आए सहकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष विपिन भाई पटेल ने की। इस दौरान मंत्रालय की संयुक्त सचिव अनीता करण, CWC के प्रबंध निदेशक संतोष सिन्हा और निदेशक वित्त अनुज कुमार सहित सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय भंडारण निगम से प्रबंध निदेशक संतोष सिन्हा ने कहा कि CWC को नवरत्न का दर्जा मिला है। ये सभी की मेहनत का परिणाम है। इससे हमें अपना राजस्व बढ़ाने के साथ ही देश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमारी कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने शेयरधारक हैं, इन सभी का पूरा सहयोग रहा है और हम लोग की जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारी व्यावसायिक कुशलता में बढ़ोतरी हो रही है, ये नवरत्न बनना इन सब का नतीजा है। और नवरत्न बनने से हमको व्यावसायिक अपना काम करने में और आसानी होगी और हमको और ज़्यादा मौके मिलेंगे अपना जो हमारे रेवेन्यू है उसको बढ़ाने में और अपनी कंपनी को और आगे ले जाने में। केंद्रीय भंडारण निगम के वित्त निदेशक अनुज कुमार ने कहा कि हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने पर ध्यान दे रहे हैं और इसके लिए डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों के अनाज के भंडारण के लिए कम दरों पर उन्हें सुविधा मुहैया करवाई जा रही है ताकि उनके कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बनी रहे और बाजार में अच्छे दामों पर बिके। लागत, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करना देश के लिए आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने जैसा है। CWC अपने प्रयास से ये हमेशा कोशिश करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितने भी लॉजिस्टिक सेक्टर के चरण हैं उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, इसके लिए CWC हमेशा प्रयत्न करती है। उस क्षेत्र में हम डिजिटलाइजेशन, अलग अलग सेगमेंट बिजनेस करना, ये सारे नए अपॉर्चुनिटी को तलाश करके हमारी कोशिश रहती है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम किया जाए और इसके तरह CWC ने अपने प्रयास कायम किए हैं। और इसके कारण जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र में फार्मर्स की व्यवस्था है, हमने उनको डिस्काउंट अलग से उनका एक हमने टैरिफ बना रखा है कि जो भी किसान हमारे वेयर हाउस में आएंगे उनको जो
जो हमारा पब्लिक टैरिफ है उससे उनको अलग अलग डिस्काउंट मिलेगा और उनके जो अनाज है सुरक्षित रहेंगे, साइंटिफिक वे से वेयर हाउसिंग होगी। इसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनसे कांस्टेंट टच में रहते हैं, उनके वो मीटिंग करते रहते हैं, उनका मेले लगाते रहते हैं, जिससे कि वो अपने घर के जितने भी अनाज हैं हमारे पास रखें। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसमें 10,000 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ है। इसमें 70 देशों के 350 बायर्स शामिल हुए। प्रदेश के उद्यमियों को अमेरिका, यूरोप के देशों के अलावा भूटान, श्रीलंका और दुबई से भी बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं। ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के निर्यातकों, ODOP और महिला उद्यमियों ने बड़े स्तर पर प्रतिभाग किया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के अंतिम दिन इंडिया एक्सपो मार्ट में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 5 दिन चले मेले में रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। पिछली बार मेले में पहुंचने वालों की संख्या 3 लाख से अधिक थी। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मेले के सफल आयोजन कराने के लिए सभी को बधाई दी। मौके पर अलग अलग समूहों तथा हस्तशिल्पियों और मेले में शामिल होने वाले संस्थानों को सम्मानित किया गया। मौके पर प्रत्येक हॉल में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें संभल के अमेजॉन क्राफ्ट, मुरादाबाद के मुगल ओवरसीज और गौतम बुद्ध नगर के आरोग्य स्टॉल को शामिल रहे। और इससे पहले कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं जैसे कि समूह गठन की प्रक्रिया, टेक होम राशन, BC सखी, विद्युत सखी एवं बालिनी आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। समूह द्वारा उत्पादित उत्पादों मसलन के मसाले, मुरब्बा, अचार, परिधान, जरी, दरदोजी आदि का क्रय भी बड़ी मात्रा में किया गया। और चना किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। अब सरकार चने के बीज खरीदने पर देगी फ्री टेम्परेचर वाली बोतल। किसान और चने की खेती करने वालों के लिए राष्ट्रीय बीज निगम ऑनलाइन चने की उन्नत RVG 202 किस्म के बीज करा रही है उपलब्ध। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन चने की उन्नत RVG 202 किस्म के बीज बेचे जा रहे हैं। इन बीजों को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। यहां किसानों को कई अन्य प्रकार के फलों और सब्जियों के बीज भी आसानी से मिल जाएंगे। चना रबी फसल की एक प्रमुख दलहनी फसल है। रबी सीजन आते ही किसान चने की खेती शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार किसान चने की बेहतर किस्मों को लेकर थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर किस्म किस्म की खेती से उन्हें बम्पर उत्पादन मिल सकता है। चने की उन्नत RVG 202 किस्म के बीज ऑनलाइन आसानी से अपने घर मंगवा सकते हैं। साथ ही इस बीज को खरीदने पर ऑफर भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन चने की उन्नत RVG 202 किस्म के बीज बेच रहा है। इन बीजों को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। यहाँ किसानों को कई अन्य प्रकार के फलों और सब्जियों के बीज भी आसानी से मिल जाएंगे। किसान इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर डिलीवरी करवा सकते हैं। RVG 202 किस्म की खासियत के बारे में आपको बता दें कि चने की RVG 202 एक नई देसी किस्म है जो मात्र 90 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म को सीहोर स्थित दलहन अनुसंधान केंद्र में विकसित किया गया है। इस किस्म के पौधे की ऊंचाई 2 फीट से भी कम होती है। वहीं इसमें पाला पड़ने की संभावना कम रहती है। इस किस्म की पैदावार प्रति हेक्टेयर 22 से 25 क्विंटल तक होती है। वहीं आपको बीज बाजार की कीमतों से सस्ता मिलेगा। बात करें चने के बीज की कीमत की तो इसका 16 किलो का पैकेट आपको फिलहाल 46% छूट के साथ 1584 रुपए में राष्ट्रीय बीज निगम की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसे खरीदकर आप आसानी से रबी सीजन में चने की खेती कर सकते हैं। रबी सीजन में चने की बुआई 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए सबसे उपयुक्त समय 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का माना जाता है। वहीं चने के खेत में 15 टन गोबर की खाद या 5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट मिला लें। इसके अलावा अच्छी पैदावार के लिए 20 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर खेतों में मिलाएं। फिर खेतों की अच्छे से जुताई करके चने की बुआई कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और स्टिकर लगे फलों को बाजार में बिकते देख अक्सर हम उन्हें अच्छी क्वालिटी का मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं कि कैसे इस तरह के स्टिकर लगे फल आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर हों या फिर कोई छोटा बड़ा जिला, हर जगह अब आपको स्टिकर लगे ही सेब संतरे बिकते दिखते होंगे। फलों पर स्टिकर लगा देख अधिकतर लोग समझते हैं कि ये प्रीमियम क्वालिटी का और बाहर से इंपोर्ट किया हुआ फल है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी तो कुछ महंगा खरीदने में भी कोई हर्ज नहीं है। फल बेचने वाले भी ग्राहक की इस मानसिकता का जमकर फायदा उठाते हैं और आपको प्रीमियम क्वालिटी और विदेश से मंगाने की बात कहकर खूब चूना भी लगाते हैं। सेब हो या संतरा, ऐसे हर फल पर आपको मॉल से लेकर रेहड़ी पटरी तक स्टिकर लगे हुए दिखाई देंगे। ऐसे फलों को खरीदने में भी लोग तरजीह देते हैं, लेकिन 100 में से 99 लोगों को इसकी असलियत के बारे में पता नहीं होता। ज्यादातर लोग इसे प्रीमियम क्वालिटी और इंपोर्ट किया हुआ फल मानते हैं। तो चलिए आज हम आपका ये भ्रम भी दूर कर देते हैं। दरअसल इन स्टिकर्स का ना तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से कोई लेना देना है और ना ही फलों की कीमत से, बल्कि ये सीधे तौर पर आपकी सेहत से जुड़ा होता है। तो आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर आपको सेब या संतरे पर 4 डिजिट का स्टिकर लगा दिखे तो उसे खरीदने से पहले सावधान हो जाइए। इन स्टिकर पर लिखे नंबरों की शुरुआत भी 4 अंक से होती है, जैसे 4026 अथवा 4987 आदि। अगर स्टिकर पर 4 अंक हों और उनकी शुरुआत 4 से हो रही हो तो ऐसे फलों का उत्पादन कीटनाशक और केमिकल के इस्तेमाल से हुआ है। ये नंबर फलों की गुणवत्ता को बताते हैं। ये फल आपको कुछ सस्ते दाम में मिल सकते हैं, लेकिन आपकी सेहत को फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ फलों के स्टिकर पर 5 डिजिट में नंबर लिखे होते हैं। इन नंबरों की शुरुआत 8 से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे फल जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, यानी ये फल प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि लैब में विकसित किए गए हैं। इनकी कीमत केमिकल और कीटनाशक वाले फलों से ज्यादा होती है। ऐसे फल सेहत को कुछ फायदा पहुंचाते हैं तो इनका कुछ नुकसान भी होता है। सबसे अच्छा है ये वाला। अब आपको बताते हैं कि बेस्ट क्वालिटी फ्रूट पर किस तरह के स्टिकर लगे होते हैं। ऐसे स्टिकर पर नंबरों की संख्या तो 5 ही होती है, लेकिन इसकी शुरुआत 9 से होती है। इसका मतलब है कि इन फलों को बिना केमिकल और कीटनाशक के ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया गया है। जाहिर है कि इनकी कीमत बाकी के मुकाबले ज्यादा होगी, लेकिन सेहत का सवाल है तो ऐसे ही फल बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। प्राचीन काल से अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान पान में फलों एवं सब्जियों को शामिल किया जाता रहा है। चिकित्सक भी नियमित आहार में फलों को शामिल करने की सलाह देते हैं, लेकिन फलों की गुणवत्ता के बारे में उस पर मार्क लगाकर बेचना आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नजर आ रहा है। इस बारे में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने आगाह किया है। यहाँ बाजार में कुछ वर्षों से सेवा, स्ट्रॉबेरी जैसे कई विदेशी फल आने लगे हैं। इन पर लगे स्टिकर पर टेस्टेड या ओके शब्द लिखे होते हैं। कई ब्रांड के नाम भी होते हैं। गोंद या अन्य किसी रसायन से चिपकाए गए स्टिकर शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। इस बारे में जानकारी नहीं है कि ये स्टिकर कौन सी संस्था चिपकाती है। अथॉरिटी ने आम लोगों को एडवाइजरी में ऐसे स्टिकर लगे फल सब्जियों को नहीं खरीदने की सलाह दी है। इन स्टिकर्स की गुणवत्ता के बारे में कोई मान्यता नहीं है। इसके गोंद में लगे खतरनाक रसायन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही अथॉरिटी ने व्यापारियों से भी इन पर स्टिकर लगाने को मना किया है। शायद आपको पता नहीं है कि सरकार फलों पर स्टिकर लगाने की अनुमति नहीं देती। सरकार स्टिकर लगाकर ब्रांड का नाम, बेस्ट क्वालिटी, ओके टेस्टेड या PLU कोड लिखने की अनुमति नहीं देती है। ऐसे फल या सब्जियां बड़ी दुकानों या रिटेल शॉप पर अधिक आती हैं। अच्छी गुणवत्ता के नाम पर स्टिकर लगाकर इनको बेचा जाता है। इससे ग्राहक भ्रमित हो जाता है। ऐसे फल व सब्जियां जिन पर दाग धब्बे नहीं होते, उनको अच्छी तरह से चमकाकर उस पर स्टिकर लगा दिया जाता है। इस स्थिति में ग्राहक चमक दमक देखकर आकर्षित हो जाता है, जो उसकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो फिर आज से आप भी बाजार में स्टिकर लगे फलों को ना खरीदें। साथ ही बाजार से फल एवं सब्जियों की खरीदारी से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज।
और देश में इस साल मानसून में सामान्य से लगभग 8% अधिक बारिश हुई। एक तरफ जहां उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य से अधिक वर्षा हुई, तो वहीं पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे देश में 1 जून से 29 सितंबर के बीच औसत बारिश 932.2 मिलीमीटर रही, जबकि दीर्घ अवधि औसत में 865 मिलीमीटर है। इस प्रकार ये सामान्य से 7.8% अधिक है। साल 2020 के बाद ये सबसे अच्छा मानसून रहा है। साल 2023 में देश में मानसून के दौरान सामान्य से 5.6% कम यानी कि 820 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 2022 में ये सामान्य से 6.5% अधिक और 2021 में 0.4% अधिक रही थी। वहीं 2020 में देश में सामान्य से 10.5% अधिक बारिश हुई थी। मध्य भारत पर इस बार इंद्रदेव सबसे अधिक मेहरबान रहे। वहीं कृषि के अलावा जलाशयों में जल भंडारण, जल आपूर्ति और भूजल स्तर समेत कई दृष्टिकोणों से मानसून पूरे देश के लिए वरदान है। केरल में इस साल मानसून सामान्य से 2 दिन पहले यानी कि 29 मई को ही पहुंच गया था। मौसम विभाग ने बताया है कि इस साल मानसून सीजन के अंत में ला नीनो प्रभाव के कारण ज्यादा बारिश की संभावना है। यही कारण है कि मानसून के वापस लौटने में देरी हो रही है। इसका मतलब है कि देश के कुछ हिस्सों में बारिश का मौसम सामान्य से लंबा खिंच सकता है। आमतौर पर पूरे देश से मानसून 15 अक्टूबर तक वापस लौट जाता है। भारत में डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। डायबिटीज के मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच लोग चीनी को छोड़कर कई प्राकृतिक चीजों का उपयोग अपने खान पान में बढ़ा रहे हैं और ज्यादातर लोग मिठाई, चाय और अपने मीठे पकवानों में अब चीनी के बजाय ब्राउन शुगर या स्टीविया जैसी चीजों को अपना रहे हैं। इसी बीच आजकल कोकोनट शुगर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। कुछ लोग कोकोनट शुगर को कोकोनट पाम शुगर के नाम से भी जानते हैं। कई विटामिन और मिनरल से भरपूर कोकोनट शुगर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग भी अब किसानों को कोकोनट शुगर बनाने के लिए न केवल प्रेरित कर रहे हैं बल्कि उन्हें सहायता भी मुहैया करवा रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोकोनट शुगर, जिसे कोकोनट पाम शुगर भी कहा जाता है, यह एक नेचुरल स्वीटनर है। इसमें कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो शरीर के लिए कई तरीके से फायदेमंद होते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कोकोनट शुगर है क्या और ये सेहत के लिए किस तरह फायदेमंद होता है। कोकोनट शुगर दरअसल नारियल के पेड़ में होने वाले फूल के रस से तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नारियल के फूल के एक सिरे को काटते हैं और इसके रस को स्टोर किया जाता है। जब सारा रस एक बर्तन में जमा हो जाता है तो इसे पकाया जाता है। इसे तब तक कम आंच पर पकाया जाता है जब तक कि ये सूखकर ड्राई ना हो जाए। आखिर में जो चीजें बचती हैं उसे ही कोकोनट शुगर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको लो ब्लड शुगर की समस्या है तो आप इसका सेवन कर ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं और हाइपोग्लाइसेमिया, चक्कर आना, पसीना आना जैसी समस्या को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। दरअसल इसमें थोड़ी मात्रा में इंसुलिन और सोबर फाइबर होता है जो शुगर स्पाइक की समस्या से हमें बचा सकता है। इस तरह से डायबिटीज के मरीज भी इसका सेवन कर सकते हैं। दरअसल कोकोनट शुगर में सामान्य शुगर की तुलना में सुक्रोज और फ्रुक्टोज की मात्रा कम होती है। जानकारों की माने तो इसमें भरपूर मात्रा में जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन आदि पाया जाता है जो शरीर के लिए कई तरीके से फायदेमंद है। इसमें सोबर फाइबर भी पाया जाता है जो ब्लड शुगर को स्पार्क करने से रोक सकता है। कोकोनट शुगर में एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, फाइबर भी पाए जाते हैं और इसमें कैलोरी भी पाई जाती हैं। इसलिए अगर आप इसका अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो ये सामान्य चीनी की तरह ही आपके शरीर पर असर करने लगेगा। बेहतर होगा कि आप नेचुरल स्वीटनर के रूप में इसे फ्रूट जूस, ओट्स, फल आदि के साथ इस्तेमाल करें। सफेद चीनी के मुकाबले कोकोनट शुगर में कैलोरी नहीं पाई जाती है। साथ ही इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। फाइबर की वजन से कोकोनट शुगर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाता है, जिससे भूख को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान।
मैं हूं AI कृष और आज हम कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में मक्का की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान साफ मौसम के दौरान तैयार मूंगफली की खुदाई का काम कर लें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में रागी और मूंग की बुवाई का काम किया जा सकता है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मूंग और उड़द की कटाई पूरी करें। केरल की बात करें तो यहाँ के दक्षिणी इलाकों में मिर्च की बुवाई करें। जो किसान पहले ही बुवाई कर चुके हैं और पौध तैयार हो गई हो तो रोपाई का काम करें। केरल के मध्य इलाके में उन्नत किस्म की मुंडकन धान की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। केरल के ऊपरी हिस्सों में धान की रोपाई करें। केरल के उत्तरी हिस्सों में खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। बेलदार पौधों, सब्जियों और कोमल तने वाले पौधों को सहारा देने का काम करें। तमिलनाडु में साफ मौसम को देखते हुए तैयार अगेती मूंगफली की खुदाई करें। तमिलनाडु के किसान इन दिनों साफ मौसम को देखते हुए तैयार माइनर मिलेट यानी कुटकी की कटाई का काम करें। फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। तमिलनाडु के किसान अच्छे से खेत तैयार करने के बाद सिंचाई करके कसावा के पौधों की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान प्रत्यक्ष रूप से बोई जाने वाली उन्नत किस्म की धान की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में आज इस पुरस्कार की घोषणा की गई। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रियो हॉलनेस आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ये जमैका के किसी भी प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 2 अक्टूबर तक अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वित्त मंत्री ईटानगर में पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का रिव्यू करेंगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी के लिए बिगड़े बोल पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि वह पीएम मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। जम्मू कश्मीर में प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अचानक तबीयत बिगड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। हरियाणा में भाजपा ने पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे बागियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी ने पूर्व मंत्री रंजीत चौटाला समेत 8 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। आप पार्टी को चुनावों से पहले झटका लगा है। फरीदाबाद से आप उम्मीदवार प्रवेश मेटल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। इनमें से 16 सीटें कश्मीर संभाग में और 24 जम्मू संभाग में हैं। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर फ्रंट ने आरजी कर और सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल घटना के लिए न्याय की मांग को लेकर आरजी कर अस्पताल से श्याम बाजार तक मशाल रैली का आयोजन किया। बिहार के नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में पुलिस ने एक बार फिर से नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। जिला पुलिस ने मदनपुर के पचरुखिया जंगल से भारी मात्रा में विस्फोट बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी परिषद द्वारा एक अनोखी पहल की गई, जिसमें मेरठ के सांसद अरुण गोविल और छावनी परिषद के सीईओ ने छावनी में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।